नमस्कार। मधुर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस रचना का पाठ करेंगे उसका नाम है लखा बुआ और इसके लेखक हैं हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी। 16 फरवरी 1931 को जिला बस्ती बिस्कोहर में जन्मे विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने हिंदी जगत को प्रारंभिक अवधि, हिंदी आलोचना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, लोकवादी तुलसी, मीरा का काव्य आदि महत्वपूर्ण रचनाओं से लाभान्वित किया है। त्रिपाठी जी को गोकुल चंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा सम्मान एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लखा बुआ उनकी बहुचर्चित रचना नंगा तलाई का गांव में प्रकाशित है। यह रचना उनके गांव का स्मृति आख्यान है, या यूं कहें कि यह रचना उनके गांव में बिताए अविस्मरणीय पलों का लिखित दस्तावेज है। लखा बुआ अपनी बुआ के साथ बिताए जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को प्रस्तुत करती है। इस रचना के माध्यम से स्त्री जीवन की कटुता, स्त्री के प्रति सामाजिक न्याय और देह में सिमटी स्त्री अस्मिता को ग्रामीण परिवेश में विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने पूरे यथार्थ एवं मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है। लखा बुआ की 4 रंगमंचीय प्रस्तुतियां डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रदीप रंगकर्मी के निर्देशन में एसपी जैन ऑडिटोरियम साउथ कैंपस, कॉन्वोकेशन हॉल आर्ट फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय, मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय और CSOI ऑडिटोरियम चाणक्यपुरी में हो चुकी है। आज लखा बुआ का पाठ के लिए भी हमारे साथ जुड़ेंगे प्रदीप रंगकर्मी जी और पाठ के लिए अगली आवाज़ होगी प्रदीप रंगकर्मी जी की। आइए सुनते हैं कहानी लखा बुआ। बिस्नाथ लखा बुआ के घर पहली बार गए तो 6-7 साल के रहे होंगे। कंचा गोली गुल्ली डंडा खेलते खेलते निकल गए। लखा बुआ के घर से ही पच्छू टोला शुरू होता है। फूस का घर, सामने लिपा पुता ऊंची जमीन 1.5 फुट ऊपर, चबूतरा, घर में घुसते ही एक कमरा, फिर पीछे आंगन, अंदर रसोई। कमरे में 2 चारपाइयां, ऊपर साफ सुथरी चादरें बिछी, दीवालों पर देवी देवताओं वाले कैलेंडर, अनेक चित्र। ऐसा सुसज्जित कमरा बिस्नाथ ने पहली बार देखा। एक अजीब सी तृप्ति मिली। समय गर्मी का, दोपहर, बाहर गर्मी, भीतर ठंडक। लखा बुआ सांवली, लमछर, नाक नक्श तीखे, उम्र तब 25 की रही होगी। आंखों की चर्चा तो बाद में होगी, आंखों ने ही तो प्रपंच मथा। तृप्ति में सुसज्जित कमरा, भीतर की ठंडक, लखा बुआ का व्यक्तित्व, सब कुछ शामिल था। आदमी की किस उम्र का सौंदर्य बोध सबसे विश्वसनीय होता है, इस पर विचार करना चाहिए। लखा बुआ ने सहज मुस्कान के साथ कहा, आओ बिस्नाथ बाबू। बिस्नाथ चारपाई पर बैठ गए, पांव नीचे रखा झुलाए, चादर गंदा ना हो जाए। ठीक से बैठ जाओ आलथी पालथी मार के। तू बच्चा हो, तुम्हें कौन शर्म हमरे बिस्तरा पर। बिस्नाथ तब तक शर्म का एक ही मतलब समझते थे, बिस्तर पर रात को पेशाब हो जाता था। सवेरे बात चलने पर लज्जित होते, पिता से कहते, पेशाब मैंने नहीं किया। तब के किया है, पिता पूछते। बिस्नाथ चिंता में पड़ जाते। थोड़ी देर चुप रहकर कहते, दादा कुकुआ ने किया होगा। बिस्नाथ अपने पुरुष अंग को कुकुआ कहते थे। बिस्नाथ आराम से बिस्तरे पर बैठ गए, चित्रों को देखने लगे। गुलाबी, लाल, पीले, नीले, बैंगनी रंग अजीब दुनिया बना रहे थे। झिलमिलाता हुआ मायालोक। आलोक का ठीक अर्थ आज तक बिस्नाथ को रंग और प्रकाश की झिलमिलाहट में ही मिलता है। बुआ, ये कौन मेहरारू है, बड़ी सुंदर है। लखा बुआ ने जीभ को दांत से काटने की मुद्रा बनाकर टोका, राम राम, मेहरारू नहीं बाबू, सीता जी हैं, रामचंद्र जी की घरवाली, लवकुश की अम्मा, राजा जनक की बिटिया। बहुत दुख उठाइन बिचारी। बनकस जानत हो का है? अरे वो है बनकस, जकरी खटिया पे बैठे हो। बनकस बन की घास है मून जैसी बुआ, क्या हम यहो नहीं जाने?
यह जान लेते तो का बात रही बिस्नाथ। अरे बनकस सीता जी के केस हैं। सीता धरती मैया की कोख में समाये गई। राम जी के हाथ में उनके केस आए, वह बनकस होई गवा। ये कैसे भवा बुआ? सीता जी धरती मैया में काहे समाये गई? अरे समाये ना जाती तो का करती, जब रामाय जी निकारी देहन। अरे राम जी राजा भय, राम सीता सुख से रहे लागे, लव कुछ पेट मार रहे। सीता जी को अशोक वाटिका की याद आई। सीता जी ने अशोक वाटिका का चित्र माटी से जमीन पर बनाया, उसमें रावण का चित्र भी था। ननद ने देख लिया, भैया राम से चुगली खाई। भैया भौजी तो रवना उड़े हैं, शत्रु उड़े हैं। राम ने सीता को वनवास दे दिया। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, रानी कौशल्या रोवे, चिरई चिरगुन रोवे, हुआ लवकुश भय। वाल्मीकि ने सिखाया पढ़ाया, सीता मैया ने लड़कों को समझाया, चारों दिशाओं में जाना, अवधपुरी ना जाना। लेकिन भाग का लेखा कौन मिटावे बिस्नाथ? लवकुश ने लड़ाई में हनुमान, भरत, लक्ष्मण सबको जीत लिया। आखिर में राजा राम आए, तब सीता मैया अनरथ जानकर दौड़ी दौड़ी आई। खुशी भी थी कि लड़कों ने बाप के भाइयों को हरा दिया। राम ने पहचान कर पकड़ने की कोशिश की तो मां के मारे धरती मां से बोली, माई अभी दिन ना दिखाओ, जिसने भारी पांव घर से निकाल दिया अब उसी के शरण में मत डालो। धरती तो सीता की अम्मा थी बिस्नाथ। ससुरारे से निकारी बिटिया को नैहरे में जगह ना मिली तो कहां मिली? धरती का सीना फट गया, सीता समाई गई। राम दौरे, हाथ मां सिर्फ उनका झोटा आवा, वह बनकस हुई। लखा बुआ हुचुक हुचुक कर रो रही थी, उनका मुंह आंसुओं से झलझला रहा था। बिस्नाथ ने राम कथा की करुणा का साक्षात्कार सबसे पहले लखा बुआ की वाणी के माध्यम से प्राप्त किया, कालिदास भवभूति से बाद में। लखा बुआ पच्छू टोले की नगर वधू थी। वह हंसती बोलती रहती। मुहर्रम बिस्कोहर का सबसे बड़ा उत्सव था। उन दिनों लखा बुआ पान की दुकान खोलती। सबसे ज्यादा भीड़ उन्हीं की दुकान पर होती। गांव ही नहीं, जवार भर के गदह पचीसी नौजवान, अधेड़, बुढ़े उनके यहाँ पान खाते। शारीरिक रहस्यों के जिज्ञासु 13-14 साल के लड़के लड़कियां उन्हीं के आसपास मंडराते रहते। पटवारी, कानूनगो, कांस्टेबल, दीवान साहब, मुंशी, जिमीदार, केसरवार सब उन्हीं की दुकान पर पान खाते। और बात सच्ची ये कि पान खाने कोई नहीं आता। बिस्कोहर में प्रचलित गीत की एक पंक्ति थी, लेना ना देना जरा देख तो लेना। ज्यादातर लोग परियोजनातीत कला की उच्च आनंद साधना के लिए आते। लखा बुआ बसंती, बैंजनी, धानी, कुसुम्भी रंग की साड़ी पहनकर खास अंदाज से पान लगाती। पान धोने, कत्था लगाने, चूना लगाने, सरौता से सुपारी काटने, बीड़ा लगाने, पेश करने की अलग अलग भंगिमाएं होती। हंसने की अलग अलग छवियां और कनखियों से देखने की। दुकान पर 20 ग्राहक हों तो 20 को अलग अलग लगे कि असल में कनखी उसी के लिए ही ऐसी। लखा बुआ गोरी नहीं थी, सांवली, बल्कि सांवली से भी थोड़ा दबी। लमछर दे, दंत पंक्ति चमकती हुई, आवाज खनकती हुई, और आंखों के बारे में कुछ नहीं, वे खुद ही बोलेंगी। लखा बुआ बिस्कोहर में ही पैदा हुई, बिस्कोहर में ही मां बनी, बिस्कोहर में ही बुढ़ी हुई, वहीं मरी, वहीं बच्चे पैदा हुए। और शादी, लखा बुआ की शादी हुई लेकिन ससुराल गई ही नहीं। ससुराल के लिए घर से चली लेकिन पहुंची नहीं। कई बार शादी हुई, कई बार घर से दूल्हे के साथ ससुराल के लिए निकली, पहुंची एक बार भी नहीं। गांव से बाहर कदम के पेड़ के नीचे डोली उतारते ही बिस्कोहर के लौंडे पहुंच जाते, ससुराल वालों को मार पीट कर भगा देते,
लखा को लौटा लाते। लखा पुराने दिलगिरों को ना नहीं कर पाती। मोहल्ला फिर से आबाद बिस्कोहरी भाषा में जगजियार हो जाता। एक याद लखा बुआ की बहुत तकलीफ देह है बिस्नाथ के लिए। उम्र वही रही होगी जब बिस्नाथ पहली बार उनके घर गए थे, लेकिन इस बार उनके घर की नहीं, तिवारी फुलवारी की घटना है। फुलवारी में एक पेड़ मलदहवा यानी मालदा का था। उसी के नीचे भरी दोपहरिया में बड़के काका खाट पर बैठे थे। नीचे लखा बुआ उनसे हंसी बतकही कर रही थीं। बड़के काका सबसे ताकतवर और सुंदर थे। बैलगाड़ी में एक तरफ का बैल थककर बैठ जाता तो वे जोठा में लग जाते। दो खाटें तरह पर रखकर उसे फलांग जाते। लोहे की कुर्सी पर बहुत सारा वजन रखकर एक हाथ से उठा लेते। तब वे 25 साल के रहे होंगे। बड़के काका और लखा बुआ में प्रणय कलह चल रहा था। लखा बुआ की बकरी फुलवारी में चर रही थी। काका कहते, बिस्नाथ बकरी हाँक दो, मारो साली को दुई डंडा। लखा बुआ कहती, ना भैया मत मारो, पाप परी। बिस्नाथ बड़के काका की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। बकरी को खदेड़ने लपके कि दाहिने पैर के अंगूठे के नीचे आग से लग गई। बिच्छू ने काट लिया। बिस्नाथ ने इतना देखा कि बड़के काका ने पैर के ऊपर कसकर अंगोछा बांध दिया कि जहर ऊपर ना फैले। कई घंटे बेहोश रहे। थोड़ी संख्या कटे स्थान पर लगाई गई और पिलाई गई। होश आया, बच गए। लखा बुआ के सबसे बड़े लड़के का भी नाम बिस्नाथ था। उन्होंने जोड़ तोड़ में नाम रखा था। बाप का पता नहीं। लोग कहते थे सूरजबली मिसिर का है। सूरजबली मिसिर बाबू साहब के भंडारी यानी भोजन बनाने वाले थे। शादी नहीं हुई थी। लड़का हुआ तब लखा बुआ की माँ डुडवाइन दाई ने घोषित किया, लव कुछ भय, लव कुछ भय। लखा बुआ का लड़का बिस्नाथ 8-9 वर्ष की उम्र में मर गया। वह सुंदर बालक था। लखा बुआ के प्रेम प्रसंग अनेक थे। जीवन ही प्रेम प्रसंगों की श्रृंखला थी। लेकिन एक प्रेम प्रसंग तगड़ा हो गया, ऐसा कि लखा बुआ का घरवाला हो गया। उससे 2 बच्चे हुए। यह जरूर कि लखा कहीं और नहीं गई, मायका ही ससुराल भी हो गया। हुआ ये कि बेनी नगर के गौरी शंकर महाराज ने अपनी विवाहिता पत्नी छोड़कर लखा बुआ को बैठा लिया यानी बिस्कोहरी भाषा में विवाह के बिना पत्नी बना लेने को कहते हैं। किस्सा यूं बढ़ता है कि एक दिन लखा बुआ के घर के सामने पच्छू टोला के लौंडे लपाड़ी भारी तादाद में इकट्ठा थे। बिस्नाथ भी लुढ़कते छटकते उसमें शामिल हो गए। माजरा समझ में नहीं आ रहा था। तब तक गौरी शंकर महाराज हाथ में लाठी लिए हुए घर में से निकले। गांव के जमींदार बाबू साहब ने उन्हें बुलाया था। पीछे पीछे भीड़ भी चली। भीड़ बढ़ती ही गई। बिस्कोहर में रंग पाने के लिए कामकाज छोड़ दिया जाता था। वहां की मुख्य सांस्कृतिक गतिविधि थी 2 लोगों में झगड़ा कराना और फिर झगड़ा समारोह का आयोजन। भीड़ बाबू साहब के दरवाजे पर पहुंची। भीड़ का 3/4 भाग डर के मारे बाबू साहब के दरवाजे पर ना जाकर छंट गया। बिस्नाथ पहुंचे। गौरीशंकर महाराज को बाबू साहब ने पैलगी की। महाराज ने देखा कि उनके बड़े भाई साले मौजूद हैं। ताड़ गए कि हमारी शिकायत की गई है। कहा गौरीशंकर महाराज, बाभन होकर उस सवारा लखवा के चक्कर में फंस गए। बाबू, ये सब हमने जानबूझ के किया है, मन नहीं माना। औ जो घर मां तुम्हारी इज्जत संभाले बैठी है, शर्म नहीं आवत? बाभन पड़ गए, नहीं तो मारे जूतन के खोपड़ी गंजी करी देते हैं। हाँ, बाबू मालिक हैं, वो घर में रहे, खेत पात वही के, बिटिया के शादी का जिम्मा हमार। तो तू लखवा को नहीं छोड़ेगा? महाराज तुमको नींबू नमक की तरह चूस कर फेंक देगी वो सड़ी वाली। बाबू गाली मत दीजिए। महाराज
खली बोली पर उतर आए। घटिया ही करता है, ऊपर से उर्दू छांटता है। तब तक गौरी शंकर के बड़े भाई ने तान के लाठी मारी, सिर फूट गया। साले ने पीठ पर लाठी मारी, गौरी शंकर महाराज गिर गए। लाठी जूते बरसने लगे। गौरी शंकर लाठी जूते खाएं और बोले, बाबू बाबू मारो चाहे खाल खिंचवा लो, हम लखा को नहीं छोड़ सकते। 1-1 लाख की तो उसकी 1-1 आंख है। विश्वनाथ की समझ में आया, लखा यानी जिसकी 1-1 आंख लाख के बराबर हो। विश्वनाथ को गौरी शंकर महाराज बहुत अच्छे लगे। बाबू और महाराज के घर के लोग बहुत अन्यायी, लेकिन विश्वनाथ क्या करते। गौरी शंकर महाराज की सब जगह निंदा हो रही थी। निंदा नहीं, हंसी खिल्ली। आश्वस्त सिर्फ लखा बुआ थी। महाराज आवेंगे, जाएंगे कहां। लड़ाई का जमाना, महाराज अव्वल नंबर के निकले। सबकी ऐसी तैसी, फौज में भर्ती हो गए। कुछ दिन बाद वर्दी में सीधे लखा के यहां पहुंचे। रात को बकरा कटा के गोश्त यानी गोश्त आया, महुआ का ठर्रा। अब कोई आवे साला, रोके महाराज को। लखा बुआ फुर फुर हुए। मिसिर, तिवारी, गोसाई सब गौरी शंकर महाराज के इर्द गिर्द घूमे। गौरी शंकर महाराज साल में 1 बार आते, महीना 1.5 महीना रहते। मिलने जुलने वालों का ताता। बेनी नगर के भाई भौजाई भी सुलह हो गए थे। लड़की सयानी हो गई थी, उसकी शादी कर दी। अब लखा बुआ घरैतीन हो गई। 2 लड़के हुए, बुधराज और गणेश, दोनों आसपास के ब्राह्मणों के नाम पर। लड़ाई खत्म हो गई तब गौरी शंकर महाराज को सरकार ने करीब 30 बीघे जमीन की काश्तकारी दी। महाराज ने लखा से कहा, लखा अब तुम मलकिन हो गई, पान वान की दुकान बंद करो। बेनी नगर की जमीन पर बड़की और ये जमीन पर तुम राज करो। लखा बुआ मलकिन थी, उनमें परिवर्तन आ गया। लोग देखते रह जाते, ये वही लखा है, काजल मिश्री वाली छैल छबीली। देखें इधर, आंख मारें उधर। वे अब सीधी सादी रहने लगी। सर पर बोझा उठावें, खाद ढोएं, जांघ तक साड़ी कसकर महाराज के साथ पानी दें, धान काटें, गेहूं काटें, दवाई करें, उसावें, सर पर लाद के अनाज घर पहुंचावें। लखा बुआ सिंगार पाट भूल गई, पक्की किसानिन बन गई। खेत में काम करने के अलावा अब वे घर भी छाने छोपने लगी। गौरी शंकर महाराज घर पर ही रहते या बाहर घूमते घामते। महाराज खेती पानी नहीं करते। गौरी शंकर को खूब शराब पीने की आदत थी। घर में दाने आए तो खूब पीने लगे। लखा बुआ रोकती तो झगड़ा होता। एक बार तो गौरी शंकर महाराज ने पीठ तक दिया। जो गौरी शंकर लाठियां खाते हुए भी बुआ की 1-1 आंख को लाख लाख रुपए का कहते थे, उन्होंने ही हाथ उठा दिया। अब बुआ घर की हो गई थी ना। विश्वनाथ को इसका पता भी ना चलता। बलरामपुर से घर आए थे, स्कूल से छुट्टी हुई थी। बुआ और उनकी अम्मा डुडवाइन दोनों रोती कलपती घर पहुंचे। विश्वनाथ तख्त पर बैठे थे। लखा बुआ रोती हुई बोली, देखो विश्वनाथ बाबू, महाराजवा ने मारा है। ना बुआ, महाराज तुमको नहीं मारेंगे। बाबू वो दिन गवा, ये दाढ़ी जान ने मार मार कर पीठ सुजा दी है मेरी। डुडवाइन बोली, घर का सारा गहना जेवर बेच बेच के शराब पी लिया। हम इस कुलच्छनी को कितना समझाए कि महाराजवा के पीछे मत भौराओ, लेकिन ई ना मानिस। हाय बाबू, अब हम का करें। लखा बुआ बोली, अम्मा तुम चुप रहो, वो सब आस्की मास्की का मामला है, तू का जाना, बाबू जानते हैं। आस्की मास्की यानी आशिकी माशिकी। विश्वनाथ ने सांत्वना के स्वर में कहा, अच्छा बुआ तुम घर जाओ, हम गौरी शंकर महाराज को समझाई देंगे, ना माने तो मारे जाएंगे। महाराज सुधरने वाले नहीं थे।
जिस जिद से सब कुछ छोड़कर लखा बुआ को पकड़ लिया, उसी जिद से सब कुछ छोड़कर महुआ के ठर्रा को पकड़ लिया। गैंसड़ी स्टेशन से आ रहे थे, रास्ते में भट्ठी पड़ती थी, पिया धुत होकर एक नाले में गिर पड़े। 2-3 दिन तक पता नहीं चला। लाश मिली, लाश को आधा गीदड़ों ने खा लिया था। दूसरा अनुमान यह है कि किसी ने मारकर फेंक दिया हो, लेकिन गौरी शंकर महाराज ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। दुनिया है, कुछ पता नहीं चलता। गौरी शंकर महाराज लखा बुआ से सहसा इतना विरक्त क्यों हो गए, कोई नहीं जानता। कोई और प्रेम प्रसंग तो नहीं घटित हो गया। गौरी शंकर महाराज के मरने के बाद मैं लखा बुआ से मिला तो उन्होंने साफ कहा, बाबू हम घमंड नहीं करते कि निभा लूंगी। वे सत्य वक्ता थी। लेकिन लखा बुआ के साथ जो बाद में घटा वह अच्छा नहीं हुआ। बीघों खेत की मालकिन कहारिन, वह भी बेवा, वह भी सतबही हरामजादी की। गांव के पास ही ठाकुरों की एक बस्ती थी। उसी में एक ठाकुर साहब थे। ठाकुर साहब धीर गंभीर थे, हमेशा धीरे से बोलते, बातें सुनकर लोग हंसते, वे नहीं। खेती पाती बहुत अच्छी थी, कई लड़के, सब विवाहित। कोई गलत काम घर के बाहर नहीं करते थे, अच्छा बुरा घर के अंदर ही करते थे। सभी लड़कों ने सह लिया, छोटा तेज था, पकड़ लिया। दे काला जंग, दे धोबिया पाट, दे जूता, लेकिन सब घर में ही हुआ। घर की बात घर में ही रह गई। वे गरीबों की सहायता भी करते थे। लखा बुआ की सहायता की। महाराज नहीं रह गए थे, कागज पर अंगूठा लगवा लिया। बिस्कोहर के आसपास एक विशेष प्रकार की प्रेम पद्धति है। कोई मालदार विधवा है, बाभन ठाकुर या अहीर उस विधवा से प्रेम कर लेते हैं, माल अपने नाम करवा लेते हैं। ठाकुर साहब ने इसी पद्धति से लखा बुआ की सारी जमीन थाम ली। लखा फिर झुआ, कुदाल, टोकरी छोड़कर सिंगार पाट करके पान की दुकान पर बैठने लगी। लेकिन अब सिंगार पाट फीका था। लखा बुआ के नैन सैन में अब वह जादू नहीं। खुद बुआ का मन नहीं लगता। जब माटी ढेला फोड़ती थी तो लगता जैसे अपने आदमी से कुलेल कर रही हैं। खेत में बीज बोती, हरियाली छा जाती तो लखा बुआ कजली झूला गाती। वैसा आनंद सिंगार पाट में नहीं। इज्जत भी कोई चीज होती है, बुआ कहती। बुआ ने इज्जत का पाठ बहुत खटकर सीखा। अब बनकस की एक बात और सुनिए। विश्वनाथ प्राइमरी स्कूल में पढ़ने लगे थे। स्कूल सरकारी, वहीं कांजी हाउस, मवेशी खाना, वहीं मंदिर, पोखरा, बड़की बगिया, मंगल बाजार वहीं लगे। पोखरे में कमल फूले, पुरैन के पत्तों और कमलों से पोखरा भर जाए। बिस्कोहर में मछली, ताल तलैया, हगन गढ़ी में पकड़ सकते, पोखरा में नहीं। मछली जड़हन के खेत में पकड़ो। सिधरी गौर पोखरा के किनारे प्रायः मंदिर बना रहता, जैसे मस्जिद के किनारे कुआं। विश्वनाथ के साथी हरिराम, कनाथे, राम प्रसाद, जमुना प्रसाद थे। कनाथे पौड़ यानी तैर लेता था। विश्वनाथ पौड़ना नहीं जानते थे। कनाथे बताते, पोखरा में भौरा जब नाचे तब चुल्लू से पानी ऐसा पियो कि भौरा भी पी लो, तब देखो मजा, दनादन पौड़ने लगोगे। कनाथे कहते, अरे हम क्या हैं, हमारे बाबा नदी में पौड़ते जाएं, हुक्का पीते जाएं। उन्होंने ही हमको भौरा वाला गुर बताया था। विश्वनाथ यही साधते। भौरा पानी का मच्छर जैसा कीड़ा होता है। पोखरे के पानी में गोल गोल चक्कर बनाता हुआ नाचता है। पोखरा के पीछे बगिया भी थी, उसके पीछे बस्ती। बिस्कोहर का पूर्व टोला, बिल्कुल किनारे जाने कुंजड़ा का घर था। जाने लंबाई में 6.5 फुट से कम नहीं थे। अवधराम पंडित रामायण बाँचकर समझाते, लंका में कुंभकर्ण ऐसे ही रहा जैसा बिस्कोहर में जाने कुंजड़ा। फिर लाला माधव प्रसाद का पक्का मकान, आसपास तेली, कुम्हार, लोहारों की बस्ती। विश्वनाथ कमीज
हाफ पैंट पहने नंगे पांवों धूल उड़ाते मगन मस्त जा रहे थे कि देखा बगिया में तेलियों की पंचायत लगी है। एक औरत भी है। औरत बहुत सुंदर, शरबती गेहूं जैसा रंग, उम्र 20 के आसपास। दो आदमी बनकस के एक पूले को भिगोकर कूट रहे थे। बिस्नाथ खड़े खड़े देखते सुनते रहे। उन्हें भय लगा। पंचायत में ज्यादा बुढ़े बोल रहे थे। सफेद भरपूर मूछें, पगड़ी बांधे, हुक्का गुड़गुड़ाते। वे फैसला दे चुके थे। बिस्नाथ को ज्यादा भय लगने लगा। थोड़ी देर में औरत खुद ब खुद घुटने पकड़कर चौपाए की तरह झुक गई। एक आदमी बनकस के पूले को कोड़े की तरह दोनों हाथों से हवा में घुमाकर औरत की पीठ पर मारने लगा। करीब 20 बार मारा होगा, हुमुक हुमक कर। औरत की पीठ पहले पानी से भीगती नजर आई, फिर खून बहने लगे। बिस्नाथ तब औरत आदमी के शारीरिक संबंधों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। यही सुना कि इस औरत ने किसी गैर आदमी के साथ घटियाही की है। वह आदमी पंचायत में एक किनारे खड़ा खैनी ठोंक रहा था। औरत का आदमी बूढ़ा था। वह पंचों के सामने हाथ जोड़े था और औरत को गालियां दे रहा था। बिस्नाथ को और ज्यादा भय इस बात से लग रहा था कि औरत बिल्कुल खामोश थी। वह कराहती भी जोर से नहीं, बीच बीच में सी सी करती। रो भी नहीं रही थी। एक बार बकरी को कटते देखा था, घिराऊ नाव के घर के पास वाली गली में। ढक्कन चिकवा बकरी हले हले करते लाए, बोरा बिछाया, बकरी को लिटाया। लिटाने के पहले बकरी ने चटक पटक की। ढक्कन ने उसे लिटाकर गले पर छुरी रख दी। रेतने के पहले की बात है। गर्दन पर वजन महसूस करते ही बकरी निश्चेष्ट निश्चिंत हो गई। कोई प्रतिरोध, दर्द में नहीं। गलती हुई बिस्नाथ ने कि बकरी की आंखें देख ली। आंखों में जो कुछ था वह कहने लिखने की बात नहीं। काटे जाने के भय से कई गुना कोई अबूझ भय था। शब्द की किंचुल उतारे हुए भय वस्तु का दृश्य। ढक्कन ने बाद में वे आंखें निकालकर अलग रख दी। वे जीवित दिख रही थी। भिगोए हुए बनकस की मार खाती हुई चुपचाप तेलिन, गर्दन रेती जाती हुई बकरी थी। शरबती गेहूं के रंग की तेलिन थी। संजीव की कहानी पढ़ी थी, दुनिया की सबसे हसीन औरत। मैं जब कोई बहुत सुंदर नारी देखता हूँ तो मुझे बिस्कोहर के पूरब टोले की बगिया में बनकस की चोट खाने वाली औरत याद आती है। धन्यवाद।